हम इस दुनिया में कैसे आए हैं, किस लिए आए हैं, हमें किसी ने भेजा है, हमारा कोई भेजने वाला एक्चुअली है भी कि नहीं, या फिर हमारे इस ज़िंदगी का मकसद क्या है। अगर कोई भेजने वाला है हमें इस दुनिया में, तो उसने हमें हमारी मर्ज़ी के बग़ैर, हमारी इजाज़त के बग़ैर किस तरह से हमें इस दुनिया में भेज दिया। अगर भेजा तो इस ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमें करना क्या है इस ज़िंदगी में, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। ये कुछ सवालात हैं जो कि हर एक इंसान अपने लाइफ में कभी ना कभी करता है अपने आप से। कोई काफ़ी जल्दी कर लेता है ये सवाल अपने आप से, कोई काफ़ी लेट से करता है, और इसके जवाब ढूंढने का नाम ही आई थिंक लाइफ इटसेल्फ। इसका हमारा मेन काम ही इस ज़िंदगी में ये है कि हम इन सवालों के जवाब को सिंसियरली ढूंढने की कोशिश करें। वो जवाब हमें मिलते हैं या नहीं मिलते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन एटलीस्ट हम में से हर एक के ऊपर ये ज़िम्मेदारी तो है, और ये तो हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इस सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश तो करना चाहिए हम सबको। यही कुछ सवाल मेरे मन में भी थे, लेकिन उस तरह से चेहरे के सामने नहीं थे, मतलब ऑन द फेस नहीं थे जिसको कहते हैं इंग्लिश में। मतलब ये सवाल बैक ऑफ द माइंड में कहीं पे थे। हाँ, कभी मैंने सोच लिया, कभी किसी से बात हुई तो पूछ लिया, कुछ डिस्कस हो गया, लेकिन कभी भी इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया मैंने लाइफ में कि इस सवालों को मैं पूछूं। इन सवालों में से मैं किसी को भी थोड़ा गौर व फिक्र करके सोचूं। बट समथिंग हैपेंड इन माई लाइफ, जिसके बारे में कभी और ज़िक्र करूँगा। एन इंसिडेंट जिसका ऐसे ज़्यादा कोई कनेक्शन तो नहीं है मैं कहूँगा, लेकिन फिर भी वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइफ के बारे में सोचना शुरू किया इन 2019। इन 2019 व्हेन आई स्टार्टेड आस्किंग दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो मेरे पास दो सोर्सेस थे। एक तो मेरा अपना माइंड था कि मैं अपने माइंड से रैशनली चीज़ों को देखूं, लोगों की बातों को सुनूं, बाकी लोग, हर तरह के लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों को सुनूं, किसके पास किसका जवाब है उस जवाब को ढूंढने की कोशिश करूं। एक तो ये सोर्स था, और दूसरा सोर्स था मेरा खुद का रिलीजन। हम में से अक्सर लोग एक रिलीजन में पैदा होते हैं, अनलेस योर पेरेंट्स आर एन एथीस्ट। अक्सर हम लोग जिस भी रिलीजन में पैदा होते हैं, मोस्टली हम उसी रिलीजन को ज़िंदगी पर फॉलो कर रहे होते हैं, और हम उसको सही भी मान रहे होते हैं। अगर हम रैशनली सही ना भी माने तो हम उसको कल्चरली तो एटलीस्ट फॉलो करते ही हैं। ऐसा ही केस मेरे साथ भी था। बचपन से मैं भी कल्चरल तौर पर एक मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुआ, और मैंने इस्लाम को उसी तरह से कल्चरली तौर पर मैंने फ़ॉलो किया जिस तरह से बाकी मुस्लिम्स करते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे कुछ प्रैक्टिसेस के बारे में बताया गया। नमाज वाज वन ऑफ देम, इसके बारे में मुझे थोड़ा बहुत आइडिया था। इसके अलावा फ्राइडे प्रेयर्स हो गए जो कि रेगुलर होता है, और भी ईद है, ईद फेस्टिवल्स हैं, रमज़ान में रोज़े रखना है। ये कुछ चीज़ें जो कि हर एक मुसलमान कल्चरल तौर पर तो एटलीस्ट करता ही है, अगर वो इंटेंशनली ना भी करता हो। मतलब वो अगर वो मुस्लिम परिवार में बॉर्न पैदा होता है तो वो तो इसको फॉलो करता ही है। इसी तरह से मैं भी था। बट व्हेन समथिंग हैपेंड एंड आई रियली स्टार्टेड आस्किंग दीज क्वेश्चंस, तो मुझे ये तो समझ आ गया था कि अगर मैं सिर्फ अपने रिलीजन को ही मैं सिर्फ देखूं कि मेरा रिलीजन ही क्या कह रहा है, तो ये तो रैशनल नहीं होगा। बिकॉज क्या पता कि क्यों मेरा रिलीजन ही सही हो। ये क्वेश्चन मेरे माइंड में था। बिकॉज बिना पढ़े, बिना जाने, बिना समझे किसी भी रिलीजन या फिर किसी भी चीज़ को हम लोग कैसे सही या गलत कह सकते हैं। एंड इफ़ यू आर अ रैशनल पर्सन, तो आपको ये चीज़ तो बिल्कुल से आपके माइंड में क्लियर होगा कि जब दो रिलीजन दो तरह की कोई चीज़ पे बात करते हैं, तो देयर इज़ अ ऑब्वियस क्वेश्चन कि दोनों तो सही नहीं हो सकता। या तो उनमें से कोई एक सही होगा, या फिर दोनों गलत हो सकते हैं, ये भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन दोनों सही कैसे हो सकते हैं? Simple, for example, if a religion says that there is only one God and he has no shape or form, and there is another religion which says that God has three forms, the three is one, the three trinity is one God, and the other religion says that everything is God, तो ऑब्वियसली अब इसमें से आप क्या बिलीव करेंगे? क्या आप उसी को बिलीव कर लेंगे जिस रिलीजन में आप पैदा हुए? अगर आप हिंदू हैं तो आप सब हर एक चीज़ को गॉड मान लेंगे, या उसको मान लेंगे। फिर आप मुस्लिम हैं तो आप क्या एक ही गॉड में मानेंगे, बाकी कॉन्सेप्ट्स को आप रिजेक्ट कर देंगे? तो इसका बेसिस क्या होना चाहिए? जो कि सिंपल, इसका बेसिक ऑब्वियसली होना चाहिए कि रैशनल तौर पर देखा जाए कि कौन सही बात कर रहा है, विच इज़ मोर लॉजिकल। तो यही कुछ मेरे साथ भी था, और इसी तरह से मैंने अपने इनिशियल जर्नी को स्टार्ट किया। एंड व्हेन आई वाज ऑन दिस इनिशियल जर्नी ऑफ क्वेश्चनिंग थिंग्स, मेरी मुलाकात हुई एक ग्रुप के साथ, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नेम्ड एज CPS,
सेंटर फॉर पीस एंड स्पिरिचुअलिटी। ये एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि पीस एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काम करती है। इनके साथ मेरा एक इनकाउंटर हुआ। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग कुरान, कुरान ट्रांसलेशन बेसिकली। तो जब वो मेरा ट्रांसलेशन हाथ में आया तो द फर्स्ट क्वेश्चन आई वाज आस्किंग इज़ दैट कि मेरे माइंड में एक शॉक लगा व्हेन आई फर्स्ट टुक द ट्रांसलेशन ऑफ द कुरान। मेरे माइंड में एक शॉक लगा कि इज़ इट इवन पॉसिबल कि मैं कुरान को अपने लैंग्वेज में, यानी कि इंग्लिश हो या फिर मेरा जो खुद का लैंग्वेज है इंग्लिश, हिंदी और इवन बंगाली, क्या मैं इसमें समझ सकता हूँ इसको? इज़ इट इवन पॉसिबल? बिकॉज बचपन से हमें जो भी कुछ सिखाया गया है कल्चरल तौर पर इज़ दैट कुरान इज़ समथिंग दैट वी शुड ओनली रिसाइट इन अरबिक। उसमें मतलब हम लोग सिर्फ अरबी में पढ़ना चाहिए कुरान को, और उससे कुछ सवाब मिलता है और वो सवाब के लिए ही हम पढ़ते हैं। बेसिकली यही तो हमें सिखाया गया था, हमें से अक्सर लोगों को सिखाया जाता है। लेकिन जब मुझे ये कुरान का ट्रांसलेशन मिला तो आई वॉज शॉक कि क्या हम इसको समझ भी सकते हैं। सो एक ओपन ये आया कि अच्छा ये भी पॉसिबल है। देन आई व्हेन आई टुक द कुरान, तो मैंने इसको जब इनिशियल तौर पर पढ़ना शुरू किया विद द ट्रांसलेशन ऑब्वियसली, तो मैंने देखा कि आई कैन अंडरस्टैंड इट। ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा हुआ है कि ये, मतलब जैसे हमें बचपन से बताया जाता है कि इसमें ऐसा कुछ है जो कि हर एक कोई नहीं समझ सकता, सबके समझ की बात नहीं है। तो ये चीज़ें हमें जो हमें बचपन से सुनाई गई है कहानियाँ, कि ये चीज़ें पढ़ने की नहीं है बल्कि ये सिर्फ रिसाइट करने की है। आप अरबी में पढ़ लो, यू गेट रिवॉर्ड एंड यू जस्ट लीव इट, नथिंग एल्स। कुछ सीखना सिखाना, जैसे स्कूल के बुक्स पढ़ कर हमको कुछ सीखते हैं, ऐसा कुछ तो कॉन्सेप्ट हमें बताया ही नहीं गया था। सो व्हेन आई केम अक्रॉस दिस, आई स्टार्टेड रीडिंग द कुरान। जैसे मैंने कुरान को पढ़ना शुरू किया मैंने, तो उस तरह से आई स्टार्टेड नोइंग थिंग्स जो कि मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। ऑब्वियसली द कुरान इज़ द मेन बुक और द ओनली बुक ऑफ इस्लाम एज ऑफ नाउ, जो कि मतलब जिसको सारे मुस्लिम्स एग्री करते हैं कि हाँ, दिस इज़ द ओनली बुक विच एवरी मुस्लिम फॉलोज ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इट इज़ अनचेंज्ड। सो ये क्लेम बहुत, आई डोंट थिंक कि कोई और रिलीजन के कोई और बुक्स में ऐसा होता है कि सारे ही रिलीजन के फॉलोअर्स एग्री करते हों कि हाँ, उनके पास जो बुक है वो प्रिजर्व्ड है टू इट्स फॉर्म, जैसा कि वो पहले दिन से वो था, वो आज भी वैसा ही है। ऐसा आई डोंट थिंक कि कुरान के अलावा कोई भी और बुक ऐसा है जिसके बारे में लोग ये क्लेम करते हैं। सो व्हेन आई ऑल्सो हर्ड दैट क्लेम, तो मुझे ये चीज़ आइडिया हुआ कि हाँ, इसको फिर आई शुड डेफिनेटली ट्राई इट। देन as I started reading it and some other text of Maulana Wahiduddin Khan. If you don't know, the CPS organization was founded by Maulana Wahiduddin Khan, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं। उन्होंने उनको पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिल चुका है। इट वाज 2019 ऑब्वियसली, पद्म विभूषण उनको उस वक्त नहीं मिला था। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इस्लाम थ्रू हिज बुक्स। तो फर्स्टली मुझे उनका कुरान ट्रांसलेशन मिला था, तो उसको मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने उनके कुछ और बुक्स पढ़ने शुरू किए। एक उनका मैगज़ीन भी आता था द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के नाम से, तो उसको मैं काफ़ी रेगुलरली पढ़ता था उस वक्त। तो चीज़ें ऐसे समझ में आने लगी और ये चीज़ बिल्कुल से क्लियर हो गया कि हमें बचपन से जो इस्लाम के बारे में बताया गया था वो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वेर वेरी स्टोरी बेस्ड, मतलब एक कहानी हमें कुछ बता दिया जाता था। सो कहानी के तौर पे ही हम लोग मानते थे, उसको कोई सीरियस तौर पर लेते नहीं थे। जैसे कि बाकी कहानियाँ दुनिया में मौजूद है डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में, तो हमें भी एक कहानी सुनाया जाता था, कुछ प्रॉफिट्स के बारे में, कुछ वाक़यात के बारे में, एडम ईव की स्टोरीज़, ये कुछ स्टोरीज़ हमें सुनाई जाती थी, बस वही हमको पता था। लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड रियली लर्निंग अबाउट इस्लाम, देन आई फाउंड आउट कि ये तो इस सबसे परे है। मतलब द मैसेज ऑफ इस्लाम और इस्लाम इटसेल्फ इट इज़ यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि ये स्पेसिफिक किसी ख़ास इंसान पर बेस्ड है, प्रॉफिट मोहम्मद की लाइफ पर बेस्ड है, या फिर किसी एक ख़ास प्रॉफिट के ऊपर, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फोकस है। ये तो पूरा यूनिवर्सल इसका मैसेज है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पे सारे का ही इक्वल इम्पोर्टेंस है। कोई एक शख्स इसका ना फाउंडर है, ना ही ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो कि हमें आइडिया होता था बचपन से हमें जो बताया जाता था। तो दिस वॉज समथिंग एंड आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इस्लाम। एंड इस दौरान लॉकडाउन पीरियड आ चुका था, तो लॉकडाउन पीरियड में काफ़ी कुछ आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज विथ माय हेल्थ एंड सम अदर थिंग्स।
जिसके बारे में मैंने काफ़ी ज़्यादा और भी फिर क्वेश्चन शुरू किया. दिस वॉज द टाइम व्हेन आई वॉज लर्निंग अबाउट इस्लाम, बट मैं थोड़ा सा लैक कर रहा था बाकी कुछ चीज़ों की वजह से. वो स्ट्रेंथ कुछ कुछ चीज़ों में मुझे नहीं आ रहा था, बिकॉज वट एवर आई वॉज लर्निंग मुझे वो चीज़ बाहर दिख नहीं रही थी. मतलब मैं इस्लाम के बारे में जो भी कुछ पढ़ रहा था उसको मैं प्रैक्टिकल तौर पर अपने आसपास बहुत कम देखता था. इफ़ आई एम गोइंग टू अ मॉस्क, तो वहाँ पे जिस तरह का इस्लाम वो लोग प्रीच कर रहे हैं फ्राइडे प्रेयर्स में, फ्राइडे सरमॉन्स में, या फिर वो जो लोग जिस तरह की बात कर रहे हैं, उनका इससे कोई कनेक्शन मुझे नहीं समझ आता था. बिकॉज दे वर टॉकिंग कम्प्लीटली एक रिचुअलिस्टिक काइंड ऑफ वो सारी चीज़ें हैं. और जो मेन इस्लाम है उसका कोर, इसके बारे में कोई बात नहीं करता था. तो ये मेरे समझ से बाहर था. बट आई स्टिल कंटिन्यूड लर्निंग ऑन रीडिंग मौलाना फैज़ुद्दीन खान्स बुक. एंड अ फ्यू ईयर्स पास्ट, अ कपल ऑफ ईयर्स देन, मैं यूथ क्लब को उस वक्त काफ़ी सुनता था. यूथ क्लब, इफ़ यू डोंट नो, इट इज़ आई थिंक ऑल्सो ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन पाकिस्तान. लाइक दे बेसिकली वो क्या यूथ के ऊपर फोकस करके उनको सही रास्ते पे लाते हैं. दे टीच गुड थिंग्स एंड दे ऑल्सो टीच अबाउट इस्लाम, दे स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम. तो उनसे मैं काफ़ी इंस्पायर्ड था काफ़ी अर्ली टाइम से, आई थिंक इवन लॉकडाउन पीरियड. तो इस दौरान मैं उनको काफ़ी ज़्यादा सुनता था और काफ़ी ज़्यादा उनको फॉलो करता था. बट उसमें भी क्या था, एक चीज़ मुझे शुरू से ही उसमें, मतलब ये चीज़ मुझे एक हाईलाइट हुआ वो चीज़, बट उसको मैंने शुरू में इग्नोर किया था. और वो ये चीज़ था कि इफ़ यू डोंट नो, यूथ क्लब के एक जो सीईओ हैं उस वक्त तो एटलीस्ट थे, राजा ज़ियाउल हक जो हैं, उनके मैं लेक्चर्स भी काफ़ी सुनता था. उनके सैटरडे नाइट लाइव सेशंस होते थे यूट्यूब पे, वो भी मैं फॉलो करता था. तो उनका जो आइडिया था, उनका जो एक फ़िलोसॉफ़ी था इस्लाम के बारे में, वो मतलब बहुत ही बेसिक है. आप अगर उनके वीडियोस देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा. ये उनका फाउंडेशनल एक बिलीफ है कि दे से अ थिंग दैट वंस यू वांट टू नो अबाउट इस्लाम, देन अगर आप इस्लाम के बारे में शुरू में जानने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपने सारे माइंड लगाएं, उसमें लॉजिक लगाएं, रीज़न लगाएं. बट लेकिन आप अगर इस्लाम के बेसिक मैसेज तक पहुंच गए, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें स्विच ऑफ कर देनी है. यानी अब आपको दिमाग नहीं लगाना है, अब आपको सोचना समझना नहीं है, अब आपको जो चीज़ें बस सुन रहे हैं आप उसको फॉलो करना है, उस पर आपको सवाल नहीं उठाना है. ये चीज़ मुझे सही समझ नहीं आया. बिकॉज अगर आप इस तरह से करेंगे तो फिर सारे रिलीजन्स के लिए वही है बेसिकली. तो सारे रिलीजन्स में वही है कि अगर आप बेसिक को अगर आप एग्री कर लें तो वो रिलीजन अगर वही कहता है कि अब बेसिक को तुम एग्री कर चुके हो, अब बाकी हर एक कुछ को तुम एज इट इज़ फॉलो कर लो. ठीक है, अगर इसको भी हम लोग मान भी लेते हैं कि ठीक है एज इट इज़ अगर फॉलो भी करना है, तो किसका वर्जन फॉलो करना है. एक रिलीजन में हज़ारों ऐसे सैकड़ों सेक्ट हैं, फ़िरके हैं, सबकी अलग अलग बातें हैं, सबके अलग अलग थॉट्स हैं. कोई कहता है कुरान को पढ़ो ही मत, कोई कहता है कि पढ़ो तो इतना पढ़ो, कोई कहता है कि उसके डेप्थ में मत जाओ, और 10 फ़िरके उसके बारे में 10 ओपिनियंस देते हैं. तो अब सब उसमें से हर एक कोई कहते हैं कि तुम यहाँ तक फॉलो करो रैशनली, उसके बाद तुम स्टॉप कर दो और यहाँ पे ब्लाइंड फॉलोइंग शुरू कर दो. हर एक कोई यही कहता है एक पॉइंट के बाद. हर एक फ़िरके में यही कॉन्सेप्ट है कि आप यहाँ तक आ गए हो, अब इसके बाद आप इसको ब्लाइंडली फॉलो करो. वो एक इमाम हो सकते हैं, वो एक सेक्ट हो सकता है, वो एक नाम हो सकता है, वो कोई और बड़ी पर्सनालिटीज़ हो सकते हैं, पीर बुजुर्ग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं. वो लोग कहते हैं कि आप यहाँ तक उन तक अगर पहुँच गए, उसके बाद आप इनको ब्लाइंडली फॉलो कर लो, अब इसके बाद आप दिमाग मत लगाओ. तो यूथ क्लब बिकॉज बहुत ही सेक्ट फ्री था, फ़िरका उसमें ज़्यादा मुझे दिखता नहीं था, तो इसलिए मैंने उसको उनकी बातों को थोड़ा सा सीरियसली लिया. बट ये भी बात उनका मुझे वही सेम चीज़ लगा, ये तो वही सेक्ट वाले यानी फ़िरके वाले लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे आप स्टॉप कर दो, इसके बाद आप अकल मत लगाओ. बहुत सारी चीज़ें उसमें आती हैं, जैसे कि दाढ़ी का कॉन्सेप्ट हो गया, जो हमारे पैंट्स हैं वो टखनों के ऊपर होने चाहिए, ये चीज़ें हो गई. और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें जिसमें वो लोग यही मेथड अप्लाई करते हैं कि वी हियर दिस एंड वी डू दिस, हम इसमें कोई लॉजिक नहीं सोचते और उसको वो सवाल उठाने की ज़रूरत भी नहीं करते. तो ये चीज़ें कुछ प्रॉब्लम थी. इस दौरान मेरा तारुफ़ हुआ यूट्यूब में ही, यूट्यूब वीडियोस देखते हुए मेरा तारुफ़ हुआ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वीडियोस से. बिफ़ोर दैट मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हु ही इज़. मैंने कुछ क्लिप्स कहीं देखी थी, लेकिन उनका जो ओवरऑल उनका ओवरव्यू था, उनका जो लुक्स था, उस तरह से वो काफ़ी अट्रैक्ट किया नहीं मुझे, बिकॉज वो एक बरेलवी मुस्लिम टाइप उनका गेटअप था. तो आई थॉट मे बी समथिंग लाइक दैट, उसके में क्या ही ये करना है. बट लेटर ऑन आई
केम टू नो अबाउट हिम, और जब मैंने उनके बारे में जाना और सुना उनके वीडियोस को, उनके पॉइंट्स को, व्हाट ही हैज़ टू से अबाउट इस्लाम, तो मैं बहुत ही अट्रैक्ट हो गया उनसे। मतलब ऑलमोस्ट उनके सारे वीडियोस देखना, सारे लेक्चर सुनना। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट रैशनल पर्सनस आई हैव एवर फाउंड। तो वो चीज़ यूथ क्लब से मेरा शिफ्ट वहाँ पे हुआ, फिर मैं उनके वीडियोस देखने शुरू किया मैंने, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स उनमें मुझे सही लगती थी। वो चाहे किसी भी यूथ क्लब या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप देख लें, तो उनकी जो बातें थी वो मुझे बहुत हद तक हर एक चीज़ में सही लगती थी, at least for the foundational things and all the important things that I have learned so far about Islam। मुझे सब चीज़ों में उनका थॉट्स, उनका जो वे ऑफ उनका जो वे ऑफ थिंकिंग और उनका जो वे ऑफ टीचिंग है वो मुझे काफ़ी सही लगा। तो फिर मैंने उनको इस तरह से मैंने कंटिन्यू किया सुनने में, एंड आई इवन फॉलोड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम हिम। बट उनमें फिर मुझे काफ़ी एक ऑलमोस्ट कुछ सालों में उनमें भी कुछ चीज़ें मुझे ऐसी खटकी कि जिसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था वहाँ से। अब इसके एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ, ऐसे तो ये एग्ज़ाम्पल्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि यही 2-3 चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ चीज़ें इस्लाम में जो हैं वो थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल इन द सेंस कि उसके बारे में वो मोर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ उसका एक कॉन्सेप्ट है कुछ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि ये मिरेकल्स की बात सिर्फ नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 7 हेवन्स में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का जो कॉन्सेप्ट है, इसरा वल मेराज का जो कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा मेहदी अलैहिस्सलाम के आने का जो कॉन्सेप्ट है, एंड ऑफ टाइम्स की कुछ बातें हैं, द रिटर्न ऑफ जीसस। इसके अलावा भी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो मॉडर्न टाइम्स के लिहाज से मेरे समझ में नहीं आ रही थी अभी भी, जिनने मेरा जो ओपिनियन है वो मुझे नहीं लग रहा था कि ये वैलिड है इस्लाम के ओपिनियंस, बिकॉज वो अलाइन नहीं हो रहे थे मेरे हिसाब से। प्रैक्टिकली वो चीज़ पॉसिबल नहीं थे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए क्या था शुरू से कि मैं जब भी रिलीजन को किसी फॉलो कर रहा हूँ, या फिर एटलीस्ट मैं रिलीजन के कुछ भी रिचुअल्स हों या फिर ऐसा कुछ एक्टिविटी हो अगर मैं किसी को परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू सी कि उसके पीछे मकसद क्या है, उसके पीछे मीनिंग क्या है। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं नमाज के बारे में ले लेता हूँ, तो अगर नमाज, जैसे कि मैं बचपन में बताया गया था, एक वक्त की नमाज में 17 रकात होते हैं, यानी 17 यूनिट्स ऑफ प्रेयर होती है। हमें बचपन में एक नाइट प्रेयर के बारे में यही बताया गया था, ईशा की नमाज के बारे में, कि उसमें 17 रकतें होती हैं। तो 17 रकतें प्रैक्टिकली ये मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं था। मतलब मैं इसको एज ए एक्सक्यूज़ यूज़ करता था, मुझे नहीं पता बाकी बच्चों का, लेकिन एटलीस्ट मैं इसको एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करता था, मैं इसको गलत यूज़ करता था। जब एग्ज़ाम्स में मैं बोर हो जाता था पढ़ पढ़ के, जब मुझे फोर्स किया जाता था कि हाँ अभी भी पढ़ो, एग्ज़ाम है, तो मैं नमाज का बहाना करता था और मैं 17 रकतें नमाज पढ़ लेता था। वो भी मुझे पसंद नहीं आता था, बिकॉज कुछ भी मैं पढ़ रहा हूँ, अरबी में रट रहा हूँ, मुझे वो भी तो आइडिया तो उसका भी नहीं है, तो उसमें भी मैं बोर होता था। लेकिन ठीक है, बुक्स पढ़ने से अच्छा चलो ये कर लेते हैं, एटलीस्ट थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, इस तरह से मैं देखता था, बिकॉज वही चीज़ था। ये प्रैक्टिकल तो था नहीं, हमें जो चीज़ें सिखाई गई थी। बट लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि ओवरऑल पूरे दिन में 17 यूनिट्स ऑफ प्रेयर है, 17 रकतें हैं, वो इस तरह से फ़र्ज़ नमाज़ों के कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो फिर मुझे समझ आया कि हाँ ये चीज़ तो प्रैक्टिकल है। ऑब्वियसली ये कुछ मिनट्स लगते हैं दिन में, जो कि ऑब्वियसली इट मेक्स सेंस कि हाँ गॉड को ऐसा तो नहीं हमारे पूरे दिन के सारे टाइम ही हम गॉड हमसे मांग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। तो देन आई फाउंड आउट एंड देन आई फाउंड कि हाँ ये सही है। इस तरह से मैं चीज़ों को देखता था। तो कुछ चीज़ें मुझे प्रॉब्लम लगी, मुझे नहीं समझ आ रही थी। प्रॉब्लम नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे है। अगर ये चीज़ें हैं उसी तरह से जिस तरह से बाकी स्कॉलर्स बयान कर रहे हैं, और इंक्लूडिंग इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बयान कर रहे हैं, तो ये कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा था। देन आई अगेन वेंट बैक टू मौलाना वहीदुद्दीन खान्स लेक्चर्स कि उनका इनमें ओपिनियन क्या था। अब मौलाना वहीदुद्दीन खान ऑब्वियसली उनका एक मिशन है, दावत का जो मिशन है, पीस एंड स्पिरिचुअलिटी बेस्ड, वो एक इस्लाम के पैगाम को लेकर के चलते हैं। मतलब इसका रिचुअलिस्टिक सेंस नहीं, इसका जो मेन कोर एसेंस है, इसकी जो मेन स्पिरिट ऑफ इस्लाम है, उसको वो प्रोपेगेट करते हैं। एंड आई बिलीव कि हाँ हमें यही करना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट फॉलोइंग, तो ऑब्वियसली ये सारे सवाल आपके मन में आते हैं। अगर आप किसी रिलीजन में बिलोंग कर रहे हैं, उसमें आप फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोगों से आपकी मुलाकात हो रही है, बात कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें आपके मन में सवाल आती हैं जिस पे लोग ओपिनियन कायम करते हैं। और ये चीज़ें फॉर एग्जांपल द कमिंग ऑफ मेहदी, कमिंग ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, बियर्ड का प्रॉब्लम है, ये कपड़े पहनने का ताल्लुक़ है,
ये कुछ चीज़ें थी जो कि मतलब डे टू डे लाइफ में आप डिस्कस करते हैं बाकी मुस्लिम्स के साथ, और इनमें बाकियों का जो ओपिनियन था वो काफ़ी हद तक अजीब सा एक मतलब किसी को पता भी नहीं है, लेकिन एट द टाइम सब क्लेम, एट द सेम टाइम आप सब कोई क्लेम भी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे होने वाला है। फिर जब उनसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली कैसे होना है तो उनको नहीं पता। फिर उसके साइंस, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, नहीं समझ आ रहा था कि कैसे है क्या है। देन आई केम अक्रॉस जावेद अहमद गामदी। जावेद अहमद गामदी का भी मेरा तारुफ उनसे उनसे हुआ, उनके मतलब उनके वीडियोस से हुआ, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के वीडियोस से ही। उन्होंने ही अपने किसी लेक्चर में कुछ अपने टीचर्स के बारे में बताया था, डॉक्टर इसरार अहमद एंड सो ऑन। उसमें उन्होंने जावेद अहमद गामदी का भी नाम लिया था और उनके कुछ मीटिंग्स भी हुए थे जिसके फ़ोटोज़ मैंने देखे थे। देन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू हिम। अब उनके बारे में अब तक के सबसे ज़्यादा मिस लीड ओपिनियंस था। मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द सेक्ट्स ऑफ इस्लाम, सारे लोगों का ही एक उनके बारे में नेगेटिव ओपिनियन था कि वो ऐसे शख्स हैं जो कि इस्लाम को मॉडर्नाइज़ कर रहे हैं, अपने ओपिनियंस पेश कर रहे हैं, वो एक्चुअली इस्लाम को प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने थॉट्स से। ये चीज़ें मैंने उनके बारे में सुनी हुई थी, ये चीज़ें मैंने उनके बारे में सुनी थी, मैंने खुद तो नहीं ऑब्ज़र्व किया था। एनीवे मुझे तो उनको सुनना था एज अ सिंसियरली, मुझे हर चीज़ों को देखना था, तो मुझे इनको सुनना ही था। आई स्टार्टेड लिसनिंग टू जावेद अहमद गामदी। उनका ओपिनियन फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखना शुरू किया कि वो इन सब चीज़ों के बारे में क्या कह रहे हैं। जब वो उनके बारे में कह रहे थे, मुझे फर्स्ट शॉक तो लगा कि हाँ अच्छा ऐसा हो सकता है, लेकिन आई फाउंड आउट कि हाँ व्हाट ही इज स्पीकिंग मेक्स सेंस। मतलब वो जो बात कर रहे हैं उसका असल में मतलब बनता है। वो ऐसे ही हवा में कोई बात नहीं कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई रेफरेंसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अचानक से इतने से साल पहले, इतने से साल बाद इस्लाम को कोई नए तरह से वो प्रेजेंट करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो अकेले आज नए आ गए हैं जो कि ऐसे इस तरह की बात कर रहे हैं, इस तरह के ओपिनियंस दे रहे हैं। उनके पीछे भी काफ़ी लोग रहे हैं, इस तरह के काफ़ी लोग रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। फेमस हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज सच एज मोहम्मद इकबाल, जिसको हम फेमसली जानते हैं, उनके भी इस तरह के ओपिनियंस रहे हैं। देन आई अगेन स्टार्टेड watching his videos, listening to him, reading some of his articles, and I even started now reading the मीज़ान बुक, जो कि उनका एक पर्सनल बुक है इस्लाम की डिस्कवरी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने उनके बारे में सुनना शुरू किया, देन आई फाउंड दैट येस ही मेक्स सेंस। ऑब्वियसली कोई भी इंसान से आप 100% एग्री तो नहीं करते, और अगर कोई करता है तो फिर तो वो अपने दिमाग का उसका इलाज करवाना चाहिए। अगर आप किसी भी स्कॉलर, किसी भी इंसान, किसी भी बड़े पर्सनालिटी से अगर आप 100% एग्री कर लेते हैं तो ये बहुत ही रेयर चीज़ होती है। ये पॉसिबल नहीं है आई डोंट थिंक इंसानों के लिए, बिकॉज हर एक इंसान में कैपेबिलिटी होती है और हर एक इंसान अपने खुद के एक्सपीरियंसेस रखता है, खुद के लर्निंग्स रखता है, और हर एक के लर्निंग और एक्सपीरियंसेस सेम नहीं हो सकते, हूबहू तो सेम नहीं हो सकते। ये चीज़ें थी। तो जो सवालों के जवाब मुझे एट द एंड भी कुछ नहीं मिल रहे थे, जो कि आज भी अभी तक कुछ सवाल ऐसे हैं, वो मुझे मोस्टली जावेद अहमद गामदी से मिले। तो इस तरह से एक कंप्लीट मेरा जर्नी रहा है अब तक का इस्लाम में। एंड टू द पॉइंट भी अभी मैं कंपैरेटिव रिलीजन पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। राइट नाउ अभी मैं इस चैनल पे वीडियोस काफ़ी कम बना रहा हूँ और ऑलमोस्ट नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं एक दूसरे चैनल पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है वर्ल्ड रिलीजन्स, जिसमें मैं कंपैरेटिव रिलीजन, इन जनरल रिलीजन के जो बेसिक टॉपिक्स हैं, बेसिक जो उसका रिलीजन एज अ सब्जेक्ट जो उसको पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है पूरे दुनिया भर में कंपैरेटिव रिलीजन के तौर पर, उसको एज अ स्टूडेंट फ्रॉम अ स्कॉलरली पर्सपेक्टिव मैं उनमें कुछ टॉपिक्स को शेयर करता हूँ। और वो उसमें कम्प्लीटली अनबायस्ड उसमें आपको वीडियोस देखने को मिलेंगी हर एक रिलीजन के बारे में, रिलीजन के हर एक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो आप ज़रूर उस चैनल को भी चेकआउट करें। होम टैब पे आपको इसके वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं वर्ल्ड रिलीजन्स के नाम से, आपको ये देखने को मिल जाएगा। मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी रेगुलरली इसके वीडियोस को शेयर करता रहता हूँ। तब आते हैं हम लोग वापस अपनी टॉपिक पे। अप टिल नाउ अभी तक ऐसा है कि मेरी यही जर्नी रही है, एटलीस्ट फॉर इस्लाम। इसके अलावा बाकी भी मेरे जर्नीज़ रहे हैं, बाकी रिलीजन्स को मैंने किस तरह से समझा, जाना, तो वो शायद मैं किसी और दिन कभी मैं बात करूँगा उसके बारे में। बट आज के इस वीडियो का जो टॉपिक था उसके रिलेटेड मुझे यही कुछ बताना था, आप लोगों के साथ शेयर करना था। आई थिंक और भी मैं कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बात करूं इन
इन पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं शायद डिटेल में बात करूं, तो मैं ज़रूर किसी और वीडियो में करूंगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा जल्द आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।